नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मोदी और मोदी की भावभंगिमा। नरेंद्र मोदी के बारे में जो सियासी जानकार हैं, जो बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, वो तमाम लोग कहते हैं, और मोदी की पॉलिटिकल स्टाइल को जो लगातार फॉलो कर रहे हैं 90s से, वो सभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिना मकसद के मुस्कुराते भी नहीं है। वो हंसते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल संदेश होता है, कोई वजह जरूर होगी। वो दुखी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो भी कोई ना कोई उसके पीछे पॉलिटिकल एम होता है, लक्ष्य होता है। यहां तक कि लोग ये भी कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी बेइज्जत होते हैं किसी के द्वारा, ट्रंप या कहीं पर भी, मतलब अपमानित किया जाए, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, वो भी मोदी जी बिना मकसद के नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत समय से 90s से 30-35 वर्ष से मोदी जी के करीब रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहते हैं कि वो अडानी को बचाना है, इसलिए चलो इतना अपमान बर्दाश्त कर लो। तो मोदी जी बिहार में जाकर के अगर नीतीश कुमार की फोटो गायब कर दे रहे हैं, तो ये बिना मकसद नहीं हो सकता। ये भूमिका इसलिए मैंने बताया कि बहुत लोग कह सकते हैं अरे वो ध्यान नहीं दिया होगा, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। मोदी जी बिना ध्यान दिए, खासकर देश के बारे में ध्यान देना दें, अपनी ब्रांडिंग और फोटो से, वीडियो से, मुस्कुराहट से, भाव-भंगिमा से दूर तक संदेश, ये उनकी राजनीति का पार्ट हो चुका है और उनकी राजनीति का आर्ट हो चुका है। वो संदेश देते हैं। अब मैं जो चर्चा में कह रहा था आपको, मैं वो दिखाऊंगा फोटोग्राफ और ट्वीट नरेंद्र मोदी का, लेकिन उससे पहले संतोष को जोड़िए। आज मसला बिहार का है, तो हमारे बिहार पे पूरी नजर रखने वाले, स्वागत है संतोष। संतोष हैं और अभिषेक हैं, दोनों हमारे ये साथी बिहार पर पूरी शिद्दत से नजर रखते हैं। संतोष अभी हमारे साथ है। संतोष, जरा मैं ट्वीट आपको दिखाता हूँ मोदी जी का। बहुत सारे ट्वीट किए हैं, किसी ट्वीट में नहीं, मतलब कोई डोमिनेटिंग या बगल में खड़े कहीं नहीं दिखे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। इसमें देखिए आप, ये उन्होंने ट्वीट किया, फोटो देखिए, वो जो है ऊपर टेक्स्ट में लिखा है मखाना वगैरह को लेकर के, और जब उनको ये माला पहनाई जा रही है, मतलब महामानव टाइप के दिख रहे हैं, तो एक लाइन से आप देखेंगे चिराग दिख रहे, ललन सिंह दिख रहे, और कौन-कौन है, छोटी फोटो है, सम्राट दिख रहे हैं, विजय सिन्हा दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं पूरा इस लाइव पूरे इवेंट को देखा, जो आपको मोदी जी के पीछे ब्लैक चश्मे में एक सिक्योरिटी पर्सन दिख रहा, उसके बगल में वहां नीतीश कुमार हैं। लेकिन जब ये फ्रेम क्लिक हुआ है ना, इस फ्रेम में नीतीश कुमार गायब हो गए। अब जब फ्रेम बाय फ्रेम, अब हटाइए, इस फोटो को हटा दीजिए, फिर बीच में दिखाएंगे। जब फ्रेम बाय फ्रेम चलते हैं हम, तो एक उस इवेंट में मोदी जी के लिए हजारों फोटोग्राफ्स अवेलेबल थी, हजारों फोटोग्राफ अवेलेबल थी, मौजूद थी, जो ट्वीट कर सकते थे। उन्होंने वो फ्रेम चुना जिस फ्रेम से नीतीश आउट। समझ रहे हैं आप? तो मोदी जी को भी, हम लोग तो एनालिसिस करते हैं, आप तो मोदी जी को भी बड़े करीब से देखे हैं, बातचीत करते रहे हैं, तो बहुत करीब से देखा है आपने। ये फ्रेम से आउट करना क्या संदेश है? और ये भी आपको, आप टीवी की दुनिया में है, मोदी जी के पास आपको, मैंने कहा ना कि मोदी जी के का एक एक चीज से संदेश देते हैं। उनके पास ऐसा तो था नहीं कि एक ही फोटो तैयार करना था ट्वीट, हजारों फोटोग्राफ्स उनके लिए वहां पर मौजूद थी, फ्रेम बाय फ्रेम एक एक फोटो होती है। यही फ्रेम क्यों चुना? देखिए आशीष जी, चूंकि जिक्र नरेंद्र मोदी का हो रहा है, आपने जिक्र बॉडी लैंग्वेज का किया, आपने जिक्र राजनीतिक संकेतों का किया, तो मैं शुरुआत उसी भाव भंगिमा के साथ करना चाहूंगा। देखिए नरेंद्र हम्म, मोदी के पास एक पूरी टीम है। वैसे तो हम्म, प्रधानमंत्री के पास एक पूरी टीम होती है तमाम उनके सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, लेकिन हम्म, नरेंद्र मोदी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम रखी हुई है सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए। एक्स्ट्रा हम्म, ऑर्डिनरी का मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है। एक्स्ट्रा हम्म, ऑर्डिनरी का मतलब है कि वो जरूरत से ज्यादा चौकस रहते हैं। कौन सी फोटो हम्म, जानी चाहिए,
कौन से वीडियोज आने चाहिए, क्या मोमेंट होना चाहिए, उसका फ्रेम क्या होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की इमेज को लार्जर देन लाइफ आप कैसे बना सकते हैं, इस बात को भी बाकायदा इंश्योर किया जाता है। बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं मैं अपने न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को, कई बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो के दौरान इंटरव्यू देते हुए सुना होगा। टिक टैक बोलते हैं हुँ, उसको, जो एक रिपोर्टर हुँ, गाड़ी पे चढ़ता है, टिक टैक लेते हैं। उस हुँ, समय उस गाड़ी पर उनके साथ एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो ये सुनता रहता है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं। कहीं हुँ, प्रधानमंत्री कोई गड़बड़ जवाब तो नहीं दे रहे। उसके बाद जब हुँ, वो रिपोर्टर नीचे उतरता है, आशीष जी, ये बड़ी दिलचस्प हुँ, बात बता रहा हूँ। नीचे भी हुँ, एक बंदा खड़ा रहता है, जो हुँ, सुनता है उसको, मतलब रीइंश्योर करता है कि कोई गलत हुँ, सवाल तो नहीं पूछा गया, कोई गलत जवाब तो नहीं दिया गया। और जब वो हुँ, ओके करता है, तब रिपोर्टर अपनी उस फीड को लेकर जो लाइव व्यू के पास पहुंचता है, हालांकि लाइव की मशीनें वो भी बैन हुआ करती थी, वो भी बैन आजकल है नहीं, तो लाइव व्यू के पास पहुंचकर वो फीड करवाता है, तब वो चैनल में चलता है। ये हुँ, डबल रीच शो। उन हुँ, आदमी की टीम अगर ये गलती कर दे कि कोई एक ऐसी फोटो ट्वीट कर दे जिसमें उस राज्य का मुखिया ही नजर ना आ रहा हो। और बड़ी हुँ, दिलचस्प, भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बता दिया। ये भी हुँ, बता दिया कि बिहार के विकास को समर्पित रहते, हमेशा सोचते रहते, और हमारे हुँ, लाडले मुख्यमंत्री भी बता दिए। लेकिन हुँ, नरेंद्र मोदी इसी अंदाज में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ भी किया करते थे एक जमाने में। नरेंद्र मोदी इसी एग्ज़ैक्टली। अंदाज में एकनाथ शिंदे की तारीफ भी किया करते थे एक जमाने में। तो पहला संदर्भ तो ये, दर्शक जितना समझ रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए। दूसरा संदर्भ, नरेंद्र मोदी अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि वो सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं। हुँ, नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि वो इतिहास बनाने के लिए इस धरती पर पैदा हुए। इसलिए हुँ, कभी-कभी वो अपने आप को अवतार भी कह देते हैं। आपने देखिए पूरा लुटियन ज़ोन, नई संसद भवन, ये सब कुछ, ताकि जहाँ-जहाँ जवाहरलाल नेहरू का बोर्ड लगा हुआ है या जहाँ-जहाँ हुँ, जवाहरलाल नेहरू का बोर्ड नहीं भी लगा हुआ है, वहाँ भी हुँ, उनका बोर्ड लगे। तो वो ये तमाम चीज़ें हुँ, करते जा रहे हैं। अब 2014 में केंद्र की राजनीति में आने के बाद उन्होंने क्या-क्या किया? हुँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया। हुँ, महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री बनाया, जब लगा कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को लेकर आए, और जब अपने दम पर सरकार बनाने की नौबत आई तो एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया। हुँ, नवीन पटनायक के राजनीतिक दल का समर्थन लोकसभा, राज्यसभा में हर महत्वपूर्ण मौके पर वो लेते रहे। नवीन पटनायक के साथ आखिरी समय पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करते रहे, लेकिन उस समय अपनी भी पूरी लिस्ट इन्होंने तैयार करके रखी थी लोकसभा और विधानसभा की। हुँ, नवीन पटनायक को आखिरी समय पर कच्चा दिया, नवीन पटनायक हार गए, अब बेचारे सड़क पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं। हुँ, विजय सिन्हा को याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे जब भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में होगा। इन्हीं नीतीश कुमार साहब ने उनके सामने से भोजन का हुँ, न्योता देकर थाली छीन ली थी। ये हर बिहार हुँ, के दर्शकों को याद है। तो अब भला हुँ, नरेंद्र मोदी इस मौके का इस्तेमाल करने से कैसे चूकते? और एक बड़ी बात, हुँ, किसी भी कार्यालय में जैसा बॉस सोचते हैं ना, उनके हुँ, सबोर्डिनेट भी वही सोचते हैं। चूँकि मैं फील्ड रिपोर्टर रहा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर किसी नेता को मेरी ज़रूरत है और हुँ, मैं मिलने जाता हूँ, और अगर उनके स्टाफ को पता है कि नहीं साहब इनसे ज़रूर मिलना पसंद करेंगे, तो वो आपको उस नेता से ज़्यादा इज़्ज़त और ज़्यादा तवज्जो देगा। हाँ, नेता आपको एक चाय पिलाएगा, वो हो सकता है कि बढ़िया वाली चाय आपको लाके पिलाए। लेकिन हाँ, अगर किसी सबोर्डिनेट को ये लगता है कि भाई साहब बॉस मेरे जो है इस नेता को, इस पत्रकार को पसंद नहीं करते हैं, तो वो मिलने नहीं हुँ, देगा। शायद बैठने के लिए भी नहीं कहेगा। तो ये फोटो जिसने भी पोस्ट की है, वो नरेंद्र मोदी की उस भावना को समझते हैं कि नीतीश कुमार की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को नहीं है। और मैं कंट्रोल रूम हुँ, से कहूँगा कि इस फोटो को बनाए रखे। मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र हाँ, मोदी के एक तरफ कौन खड़े हैं जो दिख रहे हैं? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। बड़ी प्रमुखता से दिख हुँ, रहे हैं, माला पकड़े हुए हुँ, दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हुँ, जो माला पकड़े हुए हैं, नीतीश कुमार साहब पकड़े हुए हैं, लेकिन वो माला पकड़े हुए दिख नहीं रहे। उनके पीछे हुँ, गिरिराज सिंह खड़े हैं, वो थोड़े से दिख हुँ, रहे हैं। अगर आगे आएँगे तो विजय सिन्हा, इन्होंने ही कहा था कि अपना मुख्यमंत्री बनाएँगे तभी हम अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँगे। उनके बगल में हुँ, मंगल पांडे खड़े हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह, उनके पीछे हुँ, चिराग पासवान खड़े हैं जो 2020 में मोदी जी का अनुमान कह के उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का एक तरह से बंटाधार कर दिया था। उनके बगल में हुँ, सम्राट चौधरी खड़े हैं, उनके बगल में दिलीप जायसवाल खड़े हैं, जो अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को भगवान बताते हुए नजर आ रहे थे। तो इसका लब्बो-लुआब वही है, इसका मतलब और मायने वही है कि नरेंद्र मोदी सीधा-सीधा संदेश नीतीश कुमार को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार हुँ, क्या चाह रहे थे भागलपुर के इस कार्यक्रम से?
क्यों नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली के दौरे पर आए थे? क्यों नीतीश कुमार जब दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर आए थे तो बाकायदा खबर छपवा कर आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो प्रगति हम्म यात्रा के अपने कार्यक्रम को स्थगित करके जा रहे हैं। हम्म नरेंद्र मोदी ने ही पिछली बार अमित शाह के नहीं चाहने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। इस बार भी हम्म वो 1 टू 1 मुलाकात करना चाह रहे थे। वो पब्लिकली एक आश्वासन चाह रहे थे कि 122 से 121 के फॉर्मूले पर जो 2020 में तय हुआ था, क्या इस बार भी भाजपा तैयार है या नहीं? दूसरा आश्वासन वो चाह रहे थे कि 2025 में जब भी विधानसभा चुनाव हो, तो नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री या नेतृत्व नहीं, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार भी होंगे। ये ठोस तरीके से वो नरेंद्र मोदी से भागलपुर के मंच पर सुनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने उनकी आशा पर कुठाराघात कर दिया, यानी दरवाजे खुले रखे हैं। जैसा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, ऐसा बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, जो अभी तक आए नहीं है लेकिन वो भी एनडीए के गठबंधन में आ सकते हैं, इन राजनीतिक दलों के बल पर 122 का आंकड़ा छू लेते हैं, तो फिर नीतीश कुमार आज छोटे भाई की भूमिका में है लेकिन मुख्यमंत्री है। कल को वो छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे और मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर वो चाहे तो उनके बेटे निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार में शामिल कर सकती है। क्या बनाएगी वो बात की बात है। नरेंद्र मोदी ने हाँ। इशारा कर दिया है, समझना ना समझना अब नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है आशीष। लेकिन एक बात है, इसके बावजूद ये बड़ी चर्चा थी कि अब ये 24 तारीख, इसके बाद नीतीश वेट नहीं करेंगे। और इतने बताओ आप, ये फोटो तो देखने के बाद जेडीयू से कोई प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए थी, जेडीयू से कोई रिएक्शन भी नहीं है। संतोष, बड़ी बात ये है कि अगर नेता वो अपने ही नेता के लिए हो सकता है, उनको करना चाहिए था कि चलो वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो हम अपने नेता की ब्रांडिंग कर लें। ये मेरा सवाल मोदी से ज्यादा जेडीयू को लेकर के है। भाई चलिए मान लिया कि भाजपा और मोदी तो अपनी ही ब्रांडिंग करते हैं, वो हम ब्रह्मास्मि अपनी ब्रांडिंग करेंगे। जेडीयू वाले तो कर लेते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं लगातार अपडेट्स देख रहा हूं उनके ट्विटर हैंडल पर, वो भी नहीं कर रहे हैं कुछ। नहीं आशीष जी, इसमें मैं एक चीज कहता हूँ, बड़ा हालांकि इसको मैं मजाक में कहता हूँ लेकिन ये अपने आप में एक गंभीर बात है कि नीतीश हम्म, कुमार क्या करने वाले हैं या नीतीश हम्म, कुमार के मन में क्या चल रहा है, वो नीतीश कुमार ही नहीं जानते तो फिर उनकी पार्टी के नेता कैसे जानेंगे। पहले नीतीश हम्म, कुमार तो तय करें कि उन्हें करना क्या है, और नीतीश हम्म, कुमार जब तय करेंगे तो अचानक तय करते हैं। ये मान के चलिए कि आज के, वो तो पहले भी नहीं पता रहता था लेकिन आज के दौर में तो वैसे भी अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करते। तो नीतीश हम्म, कुमार 24 फरवरी के बाद ये कहा जा रहा था कि अगला जो स्टैंड है वो अपनाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ-साफ कर दिया, बिल्कुल हाँ, साफ स्थिति बता दी है, आश्वासन हम्म, देने को तैयार नहीं है। आप ये तय हम्म, मानकर चलिए कि अगले 15 दिनों में आशीष जी, नीतीश हम्म, कुमार एक बार फिर दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी से 1 टू 1 मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय उनके पास बहुत है। हम्म, अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, परीक्षाएँ हम्म, चल रही है बिहार में, तो अभी समय है। अचानक कुछ करने की ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। और नीतीश हम्म, कुमार चूंकि अभी अपने बेटे को भी उन्हें औपचारिक रूप से राजनीति में लॉन्च करना है, तो उन्होंने इन हम्म, तमाम चीजों को देख लिया है। और नीतीश कुमार कभी भी आनन-फानन में फैसला करने के लिए नहीं जाने जाते या माने भी नहीं जाते। लेकिन मैं फिर हम्म, कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके दिमाग में जो शक का कीड़ा चल रहा था, जो भारतीय हम्म, जनता पार्टी की तरफ से सशंकित थे, जो वो अमित हम्म, शाह की तरफ से सशंकित थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शंका को दूर करने वाला कोई बयान बिहार की धरती से नहीं दिया है, बल्कि जो ट्वीट किया गया है, ये एक्स पर पोस्ट किया गया है, ये भी राजनीति में एक बहुत बड़ा इशारा माना जा रहा है। और आप गौर हम्म, कीजिएगा, गौर ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे। वो हम्म, 2005 से पहले जंगल राज की बात कर रहे थे, लेकिन बोलते-बोलते वो ये भी बोल गए कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाया करते थे उस समय, मुसलमानों का हम्म, वोट लिया करते थे उस समय। आज शांति है, आज सौहार्द है, आज भाईचारा है। सोच लीजिए कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम को हम्म। लड़वाने वाले की बात अगर वो किसी और की तरफ कर रहे थे, तो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और जो हाँ, इसी वो तरह की कुछ वैसे राजनीति करके वो मजबूत हुई है, उस पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी तरह का बयान देने वाले बयान बहादुर गिरिराज सिंह भी उस मंच पर मौजूद थे आशीष जी। तो वो भी इशारा मैं कर वही चुके कह हैं।
वो बेसिकली वो वाला था ना कि एक उंगली उठाया लालू के तरफ तो 4 उंगली खुद के तरफ होने लगी, और खुद के तरफ वो देखिए यहाँ पर ये भी है सवाल कि वो मोदी पर है, गिरिराज सिंह पर क्या, उन्हीं के साथ तो उन्हीं के गोद में बैठ करके तो सरकार चला रहे हैं उन्हीं के साथ, और उन्हीं का अपमान भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बेइज्जती भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इन सारी स्थितियों में मैं फाइनल एक सवाल समझना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग, देखिए मेरा निजी मानना मैं पहले बता देता हूँ, मेरा निजी मानना है कि अब कोई स्कोप स्कोप है नहीं, इसको अभी हम और भी थोड़ा और गहराई तक कुछ पड़ताल करेंगे और एक रिपोर्ट और लाएंगे, अब कोई स्कोप है नहीं नीतीश के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने कहा एक बार और अभी दिल्ली आएंगे, तो 2 बार कितने बार दरवाजे से भगाया जाएगा इनको? 2 बार तो आए हैं, और जिस जैसे आए हैं, आए थे उधर से सोच के मिलेंगे, और इधर से मुंह अपना लटका करके वही अपमानित होकर के और वापस गए हैं। तो फिर आएंगे, मान लिया 1 बार नहीं 2 बार आए, 4 बार आए, लेकिन क्या उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए आशीष जी, निष्कर्ष तो समस्या ये है, इस बार नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि आरजेडी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। राहुल गांधी हम्म, अड़ गए हैं कि नीतीश कुमार को अब महागठबंधन में यानी विपक्षी गठबंधन में नहीं लेना है। अगर वो हम्म, दरवाजा खुला होता तो समझ लीजिए कि उनके हाथ में या उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती। लेकिन मैं बार-बार हम्म, मानता हूं कि पिछली बार नीतीश कुमार गए किसी और बहाने से गए कि पार्टी को बचाना है। फिर वो आरजेडी का दामन छोड़ के आ गए तो कह रहे थे कि मन नहीं लग रहा। इस बार अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो सेक्युलरिज्म के मसले पर जाएंगे। पहली बात तो जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर 1% भी मानकर चलिए कि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर छोड़ेंगे। आज मंच से उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो सदन में पेश हो चुकी है। बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार उस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पास अभी समय है, और अब अगर उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा तो उनका सिर्फ एक ही नारा होगा, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और सेक्युलरिज्म के चैंपियन बनकर ही वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। मंच से उन्होंने इशारा कर दिया है। हालांकि इस बात की संभावना मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ 1% है, लेकिन जब उन्हें कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं मिलेगा तो ऐसे समय पर आमतौर पर अंतिम दौर में इस तरह के नेता ऐसा बड़ा चौंकाने वाला फैसला कर लेते हैं जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की होती है। और जब नीतीश कुमार को लग जाएगा कि मैं डूब रहा हूं, तो फिर तो वो सोचेंगे ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और मेरी अपनी जो सोर्सेज है कि उन्होंने अपने एक बहुत करीबी अधिकारी को बिहार की सभी 243 सीटों पर सर्वे करने को कह दिया है, और उसके बाद वो खुद प्रगति यात्रा के दौरान पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि 243 तो 243 पर नीतीश कुमार अकेले नहीं लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ते हैं, आरजेडी की तरफ नहीं जाते हैं, तो फिर उनके पास सीटें देने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में होगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, फिर आप मान के चल लीजिए कि मुकेश सहनी जा सकते हैं। 150 के आसपास वो सीटें खुद लड़ेगी जेडीयू, और बाकी सीटें वो थोक के भाव में बांट सकती है छोटे-छोटे दलों को जिनके पास 2%, 3%, 4% वोट है। और ध्यान रखिएगा, उनके पास 2 उप मुख्यमंत्री का भी पद होगा वादा करने के लिए, बांटने के लिए। लेकिन वो एक्सट्रीम जब हो जाएगा तब जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों को बिहार के सभी 243 सीटों पर सर्वे करने को बोल दिया है, नेता को नहीं बोला है। और पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर उनके घर पे रहा करते थे, फिर वो अलग हो गए, लेकिन उन्होंने एक चस्का तो लगा दिया ना पीआर एजेंसी का, पीआर कंपनी का। जिस तरह से उनके बेटे निशांत कुमार की ब्रांडिंग हो रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार की तस्वीरें जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हो रही है, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बेचारों के रूप में दिखाया जा रहा है, ये तमाम चीजें उसी ओर इशारा कर रही है कि कुछ रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के सहारे कोई पीआर एजेंसी हायर की गई है, जो नीतीश कुमार की छवि फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निशांत कुमार की छवि फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच से दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है, लेकिन अभी अंतिम फैसला दोनों की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही ये चाहते हैं, पहले आप, यानी पहल कोई और करे गठबंधन को तोड़ने की, ताकि दूसरा दल उस पर गठबंधन को तोड़ने का ठीकरा फोड़ सके। आशीष जी, खैर ये जो है ठीकरा वाला, नीतीश कुमार तो कभी पहले परवाह नहीं की, खुद ही हमेशा गठबंधन तोड़े, तो इस बार क्यों इंतजार कर रहे हैं सवाल रहेगा। लेकिन आपने जो कहा था वो क्लिप एक बार हम सुनवा देते हैं, जरा कंट्रोल रूम प्ले करिए, वो क्लिप प्ले करिए, सुनवा करके तब 1 मिनट में वाइंड अप करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण इसके आगे सवाल है संतोष से। हो रहा है। लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी।
आप जानते हैं शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते, लेकिन झगड़ा। इसमें बगल में डायरेक्ट बहुत सारा इशारा उसारा समझने के बजाय नीतीश कुमार की हालत यह है कि वो डायरेक्ट ही अगर उनकी बात समझें, वो लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाते थे। अब जिनके साथ हैं ये तो अमन पैगाम के देश भर में इनको तो नोबल पीस प्राइज मिलने वाला है, नोबल शांति पुरस्कार। ये है। एक बात आपने कहा था, मेरे आपके सवाल से एक जवाब मैं वाइंड अप करने वाला था, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और आ गया जहन में। आपने कहा कि एक अधिकारी को, बहुत करीबी अधिकारी को लगाया 243 सीटों पर, और हमारे साथी अभिषेक हैं, उन्होंने भी कई बार मुझसे बात व्यक्तिगत चर्चाओं में कहा कि नीतीश कुमार के साथ खेल करना मुश्किल है क्योंकि प्रशासन नीतीश के हाथ में। इस बात से मैं सहमत भी हूँ। जहां प्रशासन नहीं होता बीजेपी के हाथ में, वहां ये राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार वाला ज्ञान नहीं चल पाता उतने बेहतर ढंग से। इसीलिए सवाल है, आपने भी कहा करीबी अफसर। मुझे नहीं लगता कि नीतीश का कोई भी इतना करीबी होगा जितना नवीन पटनायक के करीब पांडेयन थे। उतना करीबी कोई नहीं होगा। पांडेयन नवीन बाबू के हाथ, पांव, नाक, मुंह, आंख सब थे। और हम लोग तो एक पहलू को टच किए अभी चर्चा में। आपने कहा था कि कैसे नवीन पटनायक के साथ खेल कर दिया भाजपा ने। वो एक पार्ट था। उससे बड़ा वाला दूसरा पार्ट यह है कि उस खेल का मुख्य किरदार वो पांडेयन था। नवीन पटनायक के साथ, नवीन पटनायक का सबसे करीबी अफसर, नवीन पटनायक का हाथ पांव बन के चलने वाला अफसर, अभी तो जानकारी भी नहीं है कि पांडेयन है उड़ीसा में, देश में, या कहीं बाहर है। पांडेयन सबसे बड़ा खिलाड़ी उस खेल का था, जिसने नवीन बाबू के बगल में चल के उनको निपटा दिया। तो ये जो करीबी अफसर हैं, 243 पे वो सर्वे कर रहे हों, बहुत सारे करीबी अफसर हैं कि ये उन प्रशासन पर नीतीश की पकड़ है, ये दूर से हमें दिख रहा है। जब हालात ऐसे हों कि एक नेता, अनुभवी नेता बेबस नजर आ रहा हो, तो क्या पता जो करीबी सर्वे कर रहा हो, करवा तो नीतीश कुमार रहे हो और एनालिसिस भाजपा दफ्तर में उस सर्वे को हो रहा हो। संतोष, देखिए आशीष जी, नवीन पटनायक भी हालांकि अफसरों के दम पर ही सरकार चलाते रहे हैं, लेकिन एक लंबे अरसे बाद उन्होंने किसी अधिकारी पर भरोसा करके उसको पार्टी की कमान सौंपी थी। तो नवीन पटनायक के लिए पहला झटका था। नीतीश कुमार इस तरह के झटके झेल चुके हैं। आरसीपी सिंह अधिकारी से नेता बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, धोखा दिया, बड़े सलीके से उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। राजीव रंजन सिंह हम देख ही चुके हैं। संजय झा के बारे में हम देख ही चुके हैं। प्रशांत किशोर को तो बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में ठहरा दिया था। प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के नेता के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर शायद इकलौते ऐसे आदमी होंगे जो मुख्यमंत्री आवास में रहा करते थे। तो नीतीश कुमार इस तरह के कई झटके झेल चुके हैं। नवीन पटनायक करीबी पे करीबी से निगरानी रखने में माहिर नहीं थे, क्योंकि उनके लिए पहला झटका था। नीतीश कुमार अपने करीबी पर ही करीबियों से नजर रखवाने में माहिर है। इस बात को समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति की उस विचारधारा से निकले हैं जब उन्होंने एक जमाने में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम जो कहते हैं ना तिकड़म जो थी लगाई थी, और फिर वही लालू यादव की सरकार उनकी ही जासूसी करवाने लग गई थी। तो नीतीश कुमार को इसका पुराना अनुभव है। और फिर क्रेडिबिलिटी की बात करता हूं, अगर आप विश्वसनीयता देखेंगे आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की लॉबी में कि कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो आपको सेवा के बदले सांसद बना सकता है, मंत्री बना सकता है, तो इस ट्रैक रिकॉर्ड में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी से थोड़े से ज्यादा नजर आए। तो जो अफसर इस काम में लगा हुआ है, उनके सामने भी गाजर लटका हुआ है कि अगर कामयाब हो गए तो राज्यसभा तय है, और अगर समीकरण ठीक ठाक ढंग से बन गया तो केंद्र की सरकार में मंत्री पद भी तय है रिटायर होने के बाद। आशीष जी, चलिए ये मानते हैं पार्शियली, लेकिन सवाल बहुत सारे, इफ बट किंतु परंतु बहुत सारे लगातार बने रहेंगे। इसलिए बने रहेंगे क्योंकि बड़े करीब देखन में प्रभु हंस लगत हैं,
टिकुरे टिकुरे पगधारत हैं। तो बहुत सारे ऐसे हंस हैं बिहार में जो सेंट्रल एजेंसीज, और हम चर्चा तो सिर्फ अभी मोदी और नीतीश कर रहे हैं, असली किरदार अमित शाह, जिसकी चर्चा, जिसका नाम नहीं पूरी चर्चा मिली है। उनके रडार से बचना, उनके सिस्टम से, क्योंकि वो सिस्टम कौन सा है, उन एजेंसीज का इस्तेमाल। तो बहुत सारे ऐसे हंस और बहुत सारे कुमार हैं बिहार में, और वो सब हंस और कुमार वो आगे पीछे अगल बगल ही नीतीश कुमार के लगातार अपने पीक पीरियड में विचरण करते रहे हैं। वो सब नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार के करीबी, अब नए में कोई हो सकता है और नया करीबी हो जाए, या पुराना करीबी गुप्त करीबी हो, लेकिन गुप्त करीबी हमारे लिए हो सकता है, गुप्त करीबी वहां नहीं हो सकता है। शाह और नीतीश को, मोदी को सब पता है कौन किसका कितना करीबी है। तो ये सब हंस और कुमार बहुत सारे निशानों पर हैं। आप समझ सकते हैं, अभी तेजस्वी ने भी कुछ दिन पहले टैक्स कुछ बताया था, कोई टैक्स वैक्स करके बताया था ना। तो आप लोग याद करिए, जहां पर ऐसे टैक्सेज की चर्चा होती है तो ठीक है, गाजर लटका, मूली लटका, सब लटका, लेकिन गर्दन पर तलवार लटकी हो तो गाजर नजर नहीं आती, आंख के आगे लटकी हुई गाजर, और तलवार कईयों पे लटकी है। नीतीश कुमार के बारे में भले कहा जाए कि उन पर भ्रष्टाचार के कोई डायरेक्ट आरोप नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के अफसरों पर बहुत सारे मामलात ऐसे नजर आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, आने लगे हैं, क्योंकि वो तभी नजर आते हैं जब उनको नजर में लाना दिल्ली में बैठे दोनों गुजराती जरूरी मानते हैं। तो जब उनको लगा कि अब नजर आना चाहिए तो तमाम मामलात नजर आने लगे हैं, और जब मामले नजर आएंगे तो गर्दन पर तलवार नजर आएगी। इजाजत दीजिए, ये मामला बड़ा पेचीदा है तो बिहार आखिर, मैं हमेशा कहता हूं, राजनीतिक चर्चाओं का एपिसेंटर, राजनीतिक सिगुफों का एपिसेंटर, राजनीतिक अफवाहों का एपिसेंटर, और राजनीतिक खेलों का एपिसेंटर। फिर मिलेंगे और डीप थोड़ा सा इसमें जाएंगे, बिहार की एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस में। चुनाव वैसे भी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। धन्यवाद संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप लोग न्यूज लॉन्चर। नमस्कार। नमस्कार।